हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमैलगमेशन ऑफ कंपनीज का आज का जो हमारा लेक्चर है वो आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आंसर टू द टू क्वेश्चंस जो आपको मैंने होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आपको पार्शली होमवर्क में दिया था, जहां पे आपको प्रिपेयर करने थे लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको मैंने पार्शली होमवर्क में दिया था, वहां पे आपको कैलकुलेशन करना था परचेज कंसिडरेशन का, और जो ओल्ड कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है, उसकी कुछ अकाउंटिंग करके लेकर आनी थी। आइए जरा डिस्कस करें एक बार आंसर्स को। ठीक है, बहुत ही आसान सा पहले अपन पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, जहां पे हमें लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने थे, तो आपको मैंने ये समझा दिया था ऑलरेडी कि आपको चार चार लेजर अकाउंट्स बनाने हैं दोनों कंपनीज के लिए, फॉर के लिमिटेड, फॉर एल लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं वो दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 में सबसे पहले के की बुक्स में वी हैव ड्रॉन दी रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट को ट्रांसफर करा है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा है, पीसी ड्यू कर दिया। उसके बाद जो भी एक्सेस पेमेंट हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट से निकाला। आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे पेमेंट करा था 4,40,000, बट दे वर एंटाइटल टू रिसीव ओनली 4 लाख। तो 40,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने कर दिया है, दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लॉस निकल कर आया है 51,375 का। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सारे के सारे अकाउंट शो नहीं करे, मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट शो करा है के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट शो करा है, और एल के लिमिटेड का अकाउंट शो करा है। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट शो नहीं करा, बट आपको ये ड्रॉ करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, आई होप सबका लॉस यहाँ पे ठीक निकल कर आया होगा, 51,375। नेक्स्ट अकाउंट देख लें जरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट एंड एल के लिमिटेड का अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, बट आप चेक कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मैंने जो एक्सेस पेमेंट है वो मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट जब बनाएंगे तो एंट्री बन जाएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, एंड फिर एंट्री बनेगा टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड 4,40,000, और 40,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट शो नहीं करा, बट आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो एक्सेस अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट देख लीजिए जरा, शेयर कैपिटल ट्रांसफर करा है 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करा है 371,375, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया 51,375, इक्विटी शेयर्स आए एल के लिमिटेड से 10,56,000, और जो भी रिमेनिंग कैश आया था 64,000 वो हमने यहाँ पे पे ऑफ कर दिया है। ऑलराइट, ऐसे आप चेक कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ एल लिमिटेड ऑल्सो। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 अकाउंट शो करें, आपको रिमेनिंग 2 अकाउंट भी शो करने थे, यानी कि मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट एंड एल के का अकाउंट शो नहीं करा। मुझे लगता है कि आप सबने इसको बिल्कुल ठीक ही बनाया होगा। बस ये जो 2 अकाउंट्स आप इनको चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों आपके सही हो गए हैं, इसका मतलब डेफिनेटली बाकी 2 भी सही आएंगे ही आएंगे। बुक्स ऑफ एल लिमिटेड, we have shown the account of realization and the account of equity shareholders. Verify your answer. यहाँ पे भी लॉस निकल कर आया है, एंड द लॉस अमाउंट इज 37135। 37135 is the amount of loss in the books of L Limited. एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया आफ्टर पेइंग ऑफ द कैश, and the total of shareholder account is 497,175. 497,175. ऑल राइट, आगे बढ़ जाएं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।
Abridged balance sheet draft of Cyber Limited as on 31st March 2012 is as under: इक्विटी शेयर्स 2,40,000, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 50,000। बच्चों यहाँ पे टर्म लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं पे कर पाते हैं तो जो उनका डिविडेंड का अमाउंट है वो इकट्ठा होता जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। 50,000 की वैल्यू है, 8% डिबेंचर्स 1 लाख है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स 8,000 का है और ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है 1 लाख। गुडविल ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन है 5,000, फिक्स्ड एसेट 2,57,000, इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 60,000, बैंक बैलेंस 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 1,25,000 का। द फॉलोइंग स्कीम इज पास्ड एंड सैंक्शन बाय द कोर्ट। अ न्यू कंपनी महल लिमिटेड इज फॉर्म्ड विथ ₹3 लाख। जो कैपिटल रहेगा, ऑथोराइज कैपिटल, वो कितना रहेगा, 3 लाख का, डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो वैसे भी ये वाला जो पॉइंट है वो आपको साइबर की अकाउंटिंग के लिए काम नहीं आने वाला है, महल की अकाउंटिंग के लिए काम आएगा, और वो आपको मैंने करने के लिए कहा भी नहीं था। तो इस पॉइंट का यूज अपन आज की क्लास में लेने वाले हैं। द न्यू कंपनी विल अक्वायर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ साइबर लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है देखिए जरा। ओल्ड कंपनीज डिबेंचर्स आर पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन न्यू कंपनी। जो पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स हैं उसको न्यू कंपनी के सिमिलर डिबेंचर से पेमेंट करा जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है वो शेयर्स के फॉर्म में डिस्चार्ज किया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शेयर्स के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, और जो डिबेंचर्स का अमाउंट है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में पे करा जाएगा। अगेन जो इसकी एंट्री है वो आप बनाएंगे न्यू कंपनी के बुक्स में, तो ओल्ड कंपनी के लिए पॉइंट इरेलेवेंट था, यानी कि ओल्ड कंपनी के अकाउंटिंग के लिए इस पॉइंट को कोई भी यूज नहीं आने वाला है। Trade payables are paid for every ₹100, ₹16 in cash and ₹10 shares issued at par। अगेन आप देखिए इस पॉइंट का भी कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एंट्री बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, द न्यू कंपनी। आपको मालूम है कि जब भी अपन आउटसाइडर लायबिलिटीज को टेक ओवर करते हैं और अगर उनका एडिशनली पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री कौन बनाता है, उसका एंट्री टेक ओवर कंपनी, यानी कि जो कंपनी खरीद रही है, परचेसिंग कंपनी, वो इसका एंट्री बनाएगा। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर यूजलेस फॉर द वेंडर कंपनी अकाउंटिंग। पॉइंट सी की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू गेट इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे एट पार। फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹12,000, 5 शेयर्स आर इशूड एट पार फॉर ईच ₹100 इन फुल सेटिस्फैक्शन। बोल रहे हैं जो इनका प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो 12,000 रुपीज का एरियर में चल रहा है। इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भी पेमेंट करना है, बट पेमेंट किस तरह से करना है, हमें 5 शेयर्स इशू करने हैं हर 100 रुपीज के बदले। तो बच्चों एक बात समझिए, हमारे पास टोटल पेमेंट ड्यू कितना है, 12,000। 12,000 को डिवाइड कर दिया मैंने 100 से। 12,000 को मैंने डिवाइड करा 100 से, क्योंकि मुझे हर 100 के बदले 5 शेयर इशू करना है। फॉर एवरी ₹100 आई हैव टू इशू दी 5 शेयर्स। तो मैंने 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इनको मैंने कितने शेयर इशू करे हैं, 600 शेयर्स इशू करे हैं। ऑलराइट, मैंने इनको 600 शेयर्स इशू करे, और शेयर का इशू कैसे करा है, एट पार। ठीक है, शेयर का इशू करा है पार। इज इट क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? आगे देखें। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इशूड 1 शेयर एट पार फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो बाय इशू ऑफ शेयर्स होगा एट पार, और जो एक्सपेंस है 8,000 के वो न्यू कंपनी बियर करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है, दे विल बी रेलिवेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय द नेट पेमेंट मेथड। Current asset are to be taken over at the book value except inventory, which is to be reduced by ₹3,000. Goodwill is to be eliminated. Goodwill eliminate करना है, ठीक है। Balance of purchase consideration being attributed to fixed asset। और लिखा है कि जो बैलेंस कंसिडरेशन है वो फिक्स्ड एसेट्स को एट्रीब्यूट करा जाएगा। बोल रहे हैं रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी आर इशूड टू द पब्लिक एट पार एंड आर फुल्ली पेड। यू आर रिक्वायर्ड टू शो। अगेन ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, दीज आर अगेन रेलिवेंट फॉर द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी बट नॉट फॉर द ओल्ड कंपनी। यहाँ पे देखा जाए तो ओल्ड कंपनी की जो अकाउंटिंग थी वो करना बहुत ही आसान था, इसलिए आपको मैंने कहा था कि ओल्ड कंपनी की जो अकाउंटिंग अपने आप सब करके लेकर आएंगे। जरा चेक कर लेते हैं अपन ओल्ड कंपनी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन देखें। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स,
5000 शेयर इशू हुए, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था दे आर टू बी इशूड इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने शेयर्स हैं? ऑलरेडी हमारे पास हैं 5000 शेयर्स। ऑलराइट, ऑलरेडी हमारे पास में 5000 शेयर्स। तो हमें इशू भी कितने करने हैं? अगेन 5000 शेयर, और हर शेयर कितने अमाउंट पे इशू करा जाएगा? एट पार। ओके, एट पार इशू करना है, और पार वैल्यू कितना है? 10 रुपीज का है। सो 5000 इंटू 10 इज हाउ मच? 50,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना था, और डिविडेंड क्या लिखा था? हर 100 रुपीज के बदले, ठीक है, हर 100 रुपए के डिविडेंड के बदले हमें 5 शेयर्स पार पे इशू करने हैं। हमें हर 100 रुपीज के डिविडेंड के बदले 5 शेयर पार पे इशू करने हैं। तो इसका मतलब टोटल डिविडेंड 12,000 का है, और हर 100 रुपीज के बदले 5 शेयर्स मिलेंगे। तो इससे 12,000 को मैंने डिवाइड करा 100 से, और उसको मल्टीप्लाई करा 5 से, यानी कि मुझे 600 शेयर इशू करने हैं, और एक शेयर पार पे इशू होगा। शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6,000। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कुल मिलाकर कितना पेमेंट कर दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुल मिलाकर जो पेमेंट हुआ है वो है 56,000 का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुल मिलाकर जो पेमेंट करा है दैट इज 56,000। और जहां तक सवाल है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो उनके लिए क्या लिखा था? देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लिखा है कि हमें यहाँ पे 1 शेयर इशू करना है फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। 1 शेयर इज टू बी इशूड फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। यहाँ पे शेयर्स है 24,000। 24,000 का 1/3 इज 8,000 शेयर्स, एंड शेयर का इशू पार पे करा जाएगा। पार वैल्यू इज 10 रुपीज ईच। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट निकल कर आएगा 80,000, एंड टोटल परचेज कंसिडरेशन विल बी 1,36,000। हो सकता है कुछ बच्चों का यही अमाउंट गलत निकल कर आ गया हो, तो प्लीज मेक द करेक्शंस। ध्यान रखें, AS 14 के हिसाब से आपको मैं चैप्टर के बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है द पेमेंट दैट यू आर मेकिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इट इंक्लूड्स बोथ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज वेल एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसलिए हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस के लिए डिविडेंड के एरियर भी पीसी का पार्ट बनाया है। तो अगर आपने ये वाली चीज गलत करी है देन यू हैव टू डू द करेक्शन फॉर द सेम इन क्वेश्चन नंबर 34। पीसी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट अपन करते हैं शेयर होल्डर्स को वो कंप्लीटली कंसिडर किया जाता है। सिंस हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करा है शेयर्स के फॉर्म में, सो इट इज टू बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। और ध्यान रखिए, ये जो डिविडेंड का पेमेंट है वो किस तरह से करा गया है? फॉर ईच ₹100 डिविडेंड, हर एक 100 रुपए के डिविडेंड के बदले 5 शेयर दिए गए हैं, और जो आपके 5 शेयर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग 5 शेयर की वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 रुपए के डिविडेंड के बदले 50 रुपए के शेयर दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आधे अमाउंट का नुकसान हो रहा है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो टोटल पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 56,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टोटल पेमेंट है 56,000, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट है 80,000। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 1,36,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन इज 1,36,000। आई होप समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना था अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर होम? फॉर साइबर लिमिटेड। चेक करें जरा अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट टू गुडविल, टू फिक्स असेट, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड टू बैंक, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। दिस वाज आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज को, एंड वी हैव 3 डिफरेंट लाइबिलिटीज। 8% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स एंड ट्रेड पेबल्स, इनको हमने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में बाय 8% डिबेंचर्स, बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स एंड बाय ट्रेड पेबल्स। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? पीसी की एंट्री बनाते हैं। पीसी का एंट्री बन गया बाय महल लिमिटेड 1,36,000। ओके,
उसके बाद स्टेप नंबर 5 में अगर कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटी ऐसी नहीं थी जिसको अपने टेक ओवर नहीं करा हो तो उसका पेमेंट का एंट्री यहाँ पे बनेगा नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एडिशनल अकाउंट क्रिएट करा है, आपको मैंने बताया भी था। इफ यू वांट यू कैन आल्सो प्रिपेयर सम एडिशनल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट। तो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्रिएट करा है, जरा आप देखिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में हमने एंट्री ट्रांसफर करा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन था। उसके अलावा जो हमारे पास पेमेंट आया फ्रॉम महल लिमिटेड, तो एंट्री बनेगा टू इक्विटी शेयर्स इन महल लिमिटेड, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी क्या इशू करें, इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे जो इनको इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं उसकी वैल्यू है 56,000। देखिए जरा 56,000, 50,000 तो नॉर्मल कैपिटल के लिए था और 6,000 डिविडेंड के लिए भी इशू करा गया। टोटल इक्विटी शेयर इशू करे गए 56,000। दैट इज वाई यहाँ पे 6,000 का एक्सेस पेमेंट निकल कर आया है। 6,000 का यहाँ पे एक्सेस पेमेंट निकल कर आया है। ऑल राइट, तो 6,000 का जो एक्सेस पेमेंट आया वो हम ट्रांसफर किस में करेंगे, इन द रियलाइजेशन अकाउंट। जरा चेक कर लें एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट को। इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्रिएट दिस अकाउंट। मैंने यहाँ पे एडिशनली ड्रॉ कराया इस अकाउंट को जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना था 50,000 का फॉर कैपिटल, बट हमने इनको पेमेंट करा है 56,000। तो 6,000 का जो भी एक्सेस है वो हमने ट्रांसफर कर दिया इन दिस अकाउंट, इन द रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6,000। और इससे रियलाइजेशन में लॉस निकल कर आया है 35,000 का। इन द अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन देयर इज अ लॉस ऑफ ₹35,000। ये 35,000 का लॉस फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। 35,000 का लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करा जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के जब हम क्लेम्स ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से, तो शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे दो तरह के क्लेम्स थे। एक तो था इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2,40,000 और उसके अलावा एक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है 1,25,000। इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इन द अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, एंड देन हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया शेयर्स के फॉर्म में। और ये अकाउंट हमारा टैली हो चुका है। द अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज बीन टैलीड ऑटोमेटिकली एट ₹2,40,000। इज दैट क्लियर? जरा देख लें एक बार। मैं फिर से एक बार आपको अकाउंट शो कर देता हूं धीरे धीरे। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें लॉस आया है 35,000 रुपीज का। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जिसका टोटल है 2,40,000 एंड एडिशनली वर्किंग नोट के अंदर मैंने शो करा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट को। तो इतना पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। माइट बी पॉसिबल कि आपका जो पीसी है वो गलत निकल के आया हो, तो यहाँ पे करेक्शंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे जो अकाउंटिंग करना है दैट इज फॉर द न्यू कंपनी ऑल्सो। और न्यू कंपनी की बुक्स के अंदर हमें शो करना है बैंक अकाउंट एज वेल एज हमें यहाँ पे शो करना है समराइज्ड बैलेंस शीट। ऑलराइट, ये दो चीजें हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो चलिए एक बार रेलिवेंट पॉइंट्स देखते हैं न्यू कंपनी के अकाउंटिंग को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हमने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है बाय इशूइंग सिमिलर टाइप ऑफ डिबेंचर्स। ओके,
और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे शेयर इशू करें। तो जरा मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट के लिए शेयर्स इशू करे हैं। तो एक हमने शेयर इशू करे आउटस्टैंडिंग अक्रूड इंटरेस्ट के लिए। ऑलराइट, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है उसके अंदर भी लिखा है कि हमने शेयर इशू करे हैं एंड 10 शेयर्स इशूड एट पार। हर 100 रुपीज के ट्रेड पेबल्स के लिए 16 रुपीज तो कैश के अंदर पे करा गया है और 10 शेयर्स एट पार इशू करे गए हैं, यानी कि पॉइंट बी के अंदर भी शेयर इशू करने का पॉइंट आया है। उसके अलावा अगर अपन पॉइंट सी देखेंगे तो यहां पे भी शेयर इशू करे गए हैं। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी शेयर इशू करे गए हैं। यानी कि अगर आप ये पॉइंट ए बी सी डी देखेंगे तो इन सभी पॉइंट्स के अंदर शेयर्स का इशू करा गया है। मोर ओवर लास्ट में ये भी लिखा कि हमने कुछ शेयर्स जनरल पब्लिक को भी इशू करे हैं। हमने कुछ शेयर्स जनरल पब्लिक को भी इशू करे हैं एट पार। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे लिखा है रिमेनिंग शेयर्स। जस्ट नोट डाउन द पॉइंट, लिखा है रिमेनिंग शेयर्स। एग्जैक्टली हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हमें वो गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में एक बात ये गिवन है कि रिमेनिंग शेयर इशू करे गए हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि यहां पे आपको टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले से गिवन है। जरा अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा वो आएगा ₹3 लाख, यानी कि कुल मिलाकर 30,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करा जाएगा ये 3 लाख का अमाउंट, और शेयर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ₹10 ईच। सो 30,000 इक्विटी शेयर्स विथ ₹10 ईच, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख। और 3 लाख के बदले यहाँ पे अलग अलग 5 पॉइंट्स में शेयर इशू करने के बारे में लिखा हुआ है। यानी पॉइंट नंबर ए इज फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी थर्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, और उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे लास्ट में लिखा है जिसके अंदर शेयर इशू की बात करी गई है। तो हम रिमेनिंग शेयर कैसे निकाल सकते हैं? हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं ₹3 लाख की कैपिटल में से अगर हम ए बी सी डी के अमाउंट्स को माइनस कर दें, या 30,000 इक्विटी शेयर में से जितने शेयर हमने पॉइंट ए बी सी डी में इशू करे अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बात पता लग जाएगी कि हमने जनरल पब्लिक को कितने शेयर इशू करे हैं। और आप समझिए ये चीज जानना जरूरी क्यों है, बिकॉज बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने कितने शेयर्स इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और कितनों के बदले हमारे पास पैसा आया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के अंदर शेयर इशू करे जाएंगे, दीज ऑल आर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट जो लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे हम शेयर इशू करेंगे उसके बदले आपको कैश मिलेगा। तो ये चीज तो सेग्रीगेट करनी पड़ेगी ना बैलेंस शीट में। मोर ओवर अगर आप देखिए तो यहाँ पे न्यू कंपनी का बैंक अकाउंट पूछा गया है। तो बैंक अकाउंट पूछा है तो इसका मतलब शेयर इशू करने पर जो पैसा आया होगा वो बैंक अकाउंट में शो करा जाएगा। तो इसके लिए भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करना जरूरी है कि हमने रिमेनिंग शेयर्स कितने इशू करे होंगे जनरल पब्लिक को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब बच्चों इस बात को निकालने के लिए जरा हम ये समझे कि हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी में कुल मिलाकर कितने शेयर इशू करें। पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए में लिखा है कि हमने एक्रूड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, शेयर्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर इशूड एट पार। एक्रूड इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए शेयर्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर इशूड एट पार। नाउ टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट? द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट इज 8,000। The amount of accrued interest is 8,000. All right. और शेयर को इशू करा एट पार, पार वैल्यू 10 रुपीज का है, यानी कि अगर मैं 8,000 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे 800. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वी हैव इशूड हाउ मेनी शेयर्स? वी हैव इशूड 800 शेयर्स। तो 800 शेयर्स पॉइंट ए की वजह से इशू हो चुके हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट बी पर ध्यान देते हैं। पॉइंट बी में लिखा है द ट्रेड पेबल्स आर पेड फॉर एवरी ₹100, ₹16 इन कैश एंड 10 शेयर्स इशूड एट पार। 10 शेयर इशू करे हैं हर 100 रुपए के बदले। बच्चों हर 100 रुपए के बदले 10 हमने शेयर इशू करे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले 1 लाख को डिवाइड करूंगा 100 से। पहले मैं 1 लाख को डिवाइड करूंगा 100 से, तो मुझे ये पता लगेगा कि 100 रुपीज के कितने लॉट्स क्रिएट होंगे। ऑलराइट, सो मैंने 1 लाख को डिवाइड करा 100 से, यहाँ पे क्रिएट हो गए 1000 लॉट्स।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हर 100 रुपीज के ट्रेड पेबल्स के पेमेंट के बदले, हर 100 रुपए के ट्रेड पेबल्स के पेमेंट के बदले 16 रुपीज कैश दिया गया है और 10 शेयर्स एट पार इशू करे हैं। यानी कि यहाँ पे 100 रुपए के 1 लाख रुपए के अंदर 1000 लॉट्स बनेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। और हर लॉट पे कितने शेयर गए हैं? 10 शेयर गए हैं। यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, कुल मिलाकर मैंने 10,000 शेयर्स जो हैं वो पॉइंट बी के अंदर इशू कर दिए हैं। Out of total 30,000 shares, 800 shares are issued under point A, 10,000 shares are issued under point B। अभी मैं आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको पहले क्वेश्चन की थीम समझा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे हमें कौन कौन से नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे हम अल्टीमेटली अपना बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट कर पाएंगे। ऑलराइट, पॉइंट नंबर सी पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर सी में ये लिखा था कि हमने यहाँ पे कुल मिलाकर 5 शेयर्स इशू करे हैं फॉर ₹100 ईच इन द फुल सेटिस्फैक्शन। तो आपको मालूम है कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का एरियर्स पे करा था, जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का एरियर्स पे करा, प्लस जो हमने इनके कैपिटल के बदले शेयर इशू करे, वो टोटल हमें मालूम है। टोटल हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कराए 56,000 का। अगर मैं 56,000 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये निकल कर आएगा कि मैंने 5600 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू करे हैं। मैंने 5600 शेयर्स कुल मिलाकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू करे हैं। और जहां तक इक्विटी शेयर होल्डर्स का सवाल है, यहां पे हमने इनको कुल मिलाकर जो पेमेंट किया था, दैट वाज रुपीज हाउ मच? 80,000। 80,000 का मतलब यहाँ पे कितने शेयर इशू हो गए? 8,000 शेयर्स। तो मेरे पास अब ये टोटल काउंटिंग आ चुका है कि मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी में कितने कितने शेयर इशू करे हैं। तो पॉइंट ए में आ गए 800, पॉइंट बी में आ गए 10,000, पॉइंट सी में आ गए 5600 और पॉइंट डी में फाइनली आ गए 8,000 शेयर्स। इट मींस दैट मैंने कुल मिलाकर इन सभी पॉइंट्स के वर्च्यू से 24,400 शेयर्स तो ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। 24,400 शेयर्स मैंने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं एंड दीज शेयर्स हैव बीन इशूड for consideration other than cash and all the shares have been completely issued at the par value। अब मेरे पास जो टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 30,000। तो अब समझिए, अगर मैं 30,000 इक्विटी शेयर्स में से इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा, 24,400 को माइनस कर दूंगा फ्रॉम 30,000, तो मेरे पास ये निकल कर आएगा कि मैंने आखिरी पॉइंट में कितने शेयर इशू करे फॉर कैश। तो यहाँ पे निकल कर आएगा 5600 शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं फॉर कैश। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सिंपल पॉइंट और नॉट? क्योंकि बच्चों ये चीज मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पे ये चीज हिडन है कि हमने एक्चुअल में कितने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करे हैं। तो जनरल पब्लिक को जो शेयर इशू करे वो अलग से बताना जरूरी है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में ये बात क्लियरली मेंशन करनी होती है कि हमने कितने शेयर्स इशू करे थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो आउट ऑफ टोटल 30,000 शेयर्स, 24,400 shares have been absolutely issued for consideration other than cash and 5,600 shares have been issued against cash। Is it clear? तो अब मैं आपको ये वाली बात ना फेयरली नोट करा देता हूं, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग नोट भी अवेलेबल हो जाए। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है वर्किंग नोट। अभी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ महल लिमिटेड। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख दीजिए, इन द बुक्स ऑफ महल लिमिटेड। राइट डाउन द हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ महल लिमिटेड, दैट इज माय परचेजिंग कंपनी। आपने देखा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूरी पूरी अकाउंटिंग नहीं पूछी, कुछ छोटा सा पार्ट पूछ लिया, बट डेफिनेटली बैलेंस शीट पूछी हुई है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलमोस्ट सभी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करे हैं। प्लीज नोट डाउन दिस वर्किंग नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5,600 शेयर्स हैव बीन इशूड टू द पब्लिक फॉर कैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। इसको आप नोट करें क्योंकि ये हमें बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेगा और ये कंपलसरी है शो करना, ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है।
चलिए, हो चुका है, नोट कर लिया सबने। तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। बैंक अकाउंट के लिए आप थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बैंक अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। बैलेंस शीट ऑफ महल लिमिटेड, दैट इज द परचेजिंग कंपनी। अमेलगमेशन यहाँ पे मर्जर का नेचर मेंशन नहीं है, परचेज का नेचर है, यानी कि जो हमारा सेकेंड एंट्री होगा उसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाए या फिर उसमें गुडविल निकल कर आ जाए। ऑल राइट, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस ध्यान देंगे। सबसे पहले मेंशन करूंगा मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, एंड शेयर होल्डर फंड्स में फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। ओके, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। मैंने अभी यहां पे बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ दिया है और मैं सबसे पहले यहां पे नोट शो कर रहा हूं। तो शेयर कैपिटल के नोट को अपन यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल इन टोटल हमने 30,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। सो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ब्रैकेट में लिखते हैं आउट ऑफ विच 24,400 शेयर्स have been issued for consideration, have been issued for consideration other than cash. All right, so total amount will be 3 lakh। ये 24,400 कैसे निकाला वो आपको समझ में आ ही गया है। हमने ऊपर इसका एक रेलिवेंट वर्किंग शो कर रखा है। सो टोटल अमाउंट इज 3 लाख। अब ये 3 लाख हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, वैसे अगर देखा जाए तो आपके पास पुरानी जो नई कंपनी है उसका कोई पुराना बैलेंस शीट तो अवेलेबल है ही नहीं, तो न्यू कंपनी का पुराना बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है। तो अक्वायर करने की वजह से जो न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को अक्वायर करा है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस अराइज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि सेकेंड एंट्री में यहाँ पे गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस का मुझे सेपरेटली नोट क्रिएट करना है या फिर नहीं करना है। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए स्पेस पहले से अपन छोड़ देते हैं। आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज माय नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड ऑफ कोर्स नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है किसके लिए बनेगा, डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स का अमाउंट यहाँ पे कितना आना है, हमें पहले से मालूम है कि हमें इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने थे, इक्वल अमाउंट के करने थे, तो 1 लाख रुपीज आएगा डिबेंचर्स का अमाउंट।
ठीक है, 1 लाख आएगा यहाँ पे डिबेंचर्स का अमाउंट। इसका नोट आप अपने आप से बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। ऑल राइट, नोट नंबर भी डाल देना बाद में। नॉन करंट लायबिलिटी में और कुछ आएगा नहीं। नेक्स्ट विल गो टू द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, सो इन करंट लायबिलिटीज व्हाट डू वी हैव? हमने यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज टेक ओवर करी थी, देवर 8% डिबेंचर्स एंड देवर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। और उसके अलावा हमने ट्रेड पेबल्स को भी टेक ओवर करा था। बट अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द ट्रेड पेबल्स आर पेड, द ट्रेड पेबल्स आर पेड फॉर एवरी ₹100, 16 इन कैश एंड 10 शेयर्स इशूड एट पार। और जो इंटरेस्ट एक्रूड था उसका भी हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। यानी एज सच देखा जाए तो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में आप ट्रेड पेबल्स को मेंशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो भी हमने ट्रेड पेबल्स अक्वायर करे थे उन ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर दिया गया है। यानी कि ट्रेड पेबल्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो मैं यहां पे पॉइंट ए में ट्रेड पेबल्स लिख देता हूं, बट ट्रेड पेबल्स का जो अमाउंट आएगा मैं उसको यहां पे मेंशन करूंगा नील, ठीक है। ट्रेड पेबल्स आ ही नहीं सकते बिकॉज ट्रेड पेबल्स का पेमेंट हमने कंप्लीटली कर दिया है। ध्यान रखें, यहाँ पे आपको इस चीज का एंट्री बनाने के लिए नहीं कहा। अगर आप एंट्री बनाते तो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी आती। बट आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ट्रेड पेबल्स क्यों शो नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रेड पेबल्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और आपको मालूम है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए कौन सी एंट्री बनाता है? एंट्री नंबर 4। देखिए, एंट्री नंबर 1 के अंदर अपन पीसी ड्यू करते हैं, एंट्री नंबर 2 में एसेट लाइबिलिटी का टेक ओवर करते हैं, एंट्री नंबर 3 के अंदर हम पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर को, और एंट्री नंबर 4 में जो भी लाइबिलिटीज हमने टेक ओवर करी है उसका पेमेंट करा जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो यहाँ पे 2 तरह की लाइबिलिटीज का पेमेंट होना है। एक तो डिबेंचर प्लस उसका इंटरेस्ट, इसका पेमेंट करा जाएगा। और उसके अलावा एक हमने ट्रेड पेबल्स का पेमेंट भी अलग से करना होगा। ऑल राइट, तो इन दोनों चीजों की आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। तो क्योंकि ट्रेड पेबल्स का पेमेंट हो चुका है इसलिए ट्रेड पेबल नील वैल्यू पे आएगा। बट डिबेंचर्स का पेमेंट हमने डिबेंचर के फॉर्म में ही करा था, इसलिए मैंने डिबेंचर यहाँ पे अलग से शो करे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में इसलिए डिबेंचर शो करे गए हैं। जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो शेयर्स के फॉर्म में पे हुआ, तो वो ऑलरेडी शेयर्स के नोट में शामिल हो चुका है। और ट्रेड पेबल्स का भी कुछ पार्ट शेयर्स के फॉर्म के अंदर पे हुआ था, तो वो 3 लाख के अंदर शामिल हो चुका है। जो कैश के अंदर पे हुआ था वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करा जाएगा। इसीलिए आप देखिए इस क्वेश्चन में बैंक का अकाउंट पूछा गया है, क्योंकि कुछ पेमेंट बैंक से करे गए हैं और कुछ पेमेंट शेयर्स के थ्रू भी करे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लायबिलिटी में इससे ज्यादा और कुछ भी आने का स्कोप नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी में इससे ज्यादा कुछ भी आने का स्कोप नहीं है। बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स, सो एसेट में सबसे पहले हमारे पास में आएंगे नॉन करंट एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। नॉन करंट एसेट के अंदर बच्चों, नॉन करंट एसेट में मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ऑल राइट, नॉन करंट एसेट के अंदर आई हैव टू शो द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इन द नॉन करंट एसेट्स आई एम मेंशनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑल राइट। और मुझे इसका वैल्यू यहां पे लिखना है। अंडर दिस we have both tangible assets and intangible assets। तो intangible का तो अभी देखिए, intangible asset वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो क्या गिवन है? गुडविल। बट क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल इज टू बी एलिमिनेटेड, गुडविल को हमें एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब intangible asset तो आएगा नहीं, बट tangible asset आ सकते हैं। अब देखें जरा हमने कौन कौन से एसेट को टेक ओवर कराए। इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट मुझे पुरानी बैलेंस शीट में एक ही एसेट दिख रहा है, विच इज द फिक्स्ड एसेट, ऑल राइट।
आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ओनली वन टाइप ऑफ एसेट, दैट इज द फिक्स्ड एसेट। हमने फिक्स्ड एसेट को कौन सी वैल्यू पे टेक ओवर करा, ये बात क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है। अब मैं काम करता हूं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी मार्किंग्स कर ली हैं, तो मैं इन सबको एक बार इरेज करता हूं जिससे मैं आपको प्रॉपरली समझा पाऊं। ठीक है, आई हैव इरेज्ड ईच एंड एवरीथिंग। और आप देखें यहां पे क्या बात लिखा हुआ था एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट के लिए यहां पे कुछ बात लिखी हुई है, गुडविल इज टू बी एलिमिनेटेड, बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द फिक्स्ड एसेट। कह रहे हैं कि गुडविल को तो एलिमिनेट कर दो और जो भी पीसी का बैलेंस है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए एलोकेट कर दो। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पीसी के बैलेंस का मतलब क्या हुआ? तो पहली बात तो मैं चेक करूं मेरा पीसी का अमाउंट कितना था। द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन वाज रुपीज 1,36,000। पीसी का अमाउंट था 1,36,000। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पीसी के बैलेंस में से कुछ पोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड एसेट्स को बिलोंग करेगा। अब ये पॉइंट थोड़ा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी लॉजिकल। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली लॉजिकल। सुनिएगा क्यों। बच्चों, जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है, दैट अमाउंट ऑफ पीसी ऑलवेज बिलोंग्स टू द पोर्शन ऑफ एसेट्स। जो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा दैट विल बिलोंग टू द पोर्शन ऑफ एसेट। व्हाई इज इट सो? आपको याद होगा कि पीसी निकालने के दो मेथड्स होते हैं, वन इज द नेट पेमेंट मेथड, अदर इज द नेट एसेट मेथड। यहां पे जो मैंने पीसी निकालने के लिए मेथड फॉलो करा है वो ऑब्वियस सी बात है कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है। बट सोचिए कि अगर अपन पीसी एनएएम से निकालें, अगर हम नेट एसेट मेथड से निकालें, तो भी तो पीसी का आंसर सेम ही आता है ना। पीसी का आंसर कभी चेंज नहीं होगा, चाहे से आप एनपीएम से निकालें चाहे से आप एनएएम से निकालें। बट बहुत बार हम लोग एनएएम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि एनएएम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, या फिर बहुत बार अपन एनपीएम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि अपने को एनपीएम की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। बट जहां पे दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन हो और वहां पे अगर आप पीसी निकालेंगे बाय यूजिंग एनपीएम और एनएएम, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम निकल कर आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जरा, 1,36,000 का टोटल परचेज कंसिडरेशन है। अब समझिए कि अगर मैंने नेट एसेट्स मेथड को अप्लाई करके, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नेट एसेट मेथड को अप्लाई करके पीसी निकालता तो भी मेरा आंसर कितना आता, 1,36,000 ही आता। नाउ टेल मी, नेट एसेट मेथड का मतलब क्या होता है? नेट एसेट का मतलब क्या होता है? नेट एसेट्स आर एसेट माइनस लायबिलिटी। तो आप इस फैक्ट को जरा समझिए कि अगर मैं एसेट टेकन ओवर में से लायबिलिटीज टेकन ओवर को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1,36,000। यस और नो? या मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मैं एसेट्स की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो एसेट्स की वैल्यू को निकालने के लिए मैं 1,36,000 में लायबिलिटीज का अमाउंट ऐड करूंगा। आर यू गेटिंग माई सिंपल पॉइंट और नॉट? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर हम पीसी एनएएम मेथड से निकालते हैं, नेट एसेट मेथड से निकालते हैं, तो पीसी निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल एसेट्स माइनस द आउटसाइडर लायबिलिटी। तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी का जो मेरे पास यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा दैट शुड बी 1,36,000। ये बात तो गलत नहीं है ना? तो अगर मुझे ओनली एसेट्स का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1,36,000 प्लस लायबिलिटीज। यस और नो? अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी लायबिलिटीज का टेक ओवर हुआ है। तो ऐसी तीन लायबिलिटीज हैं जिनको हमने टेक ओवर करा। वन इज द 8% डिबेंचर्स, other is the interest accrued on debentures, and third are the trade payables. All right, and PC निकालते वक्त आपको एक बात मालूम है कि इन सभी को जब हम एडलेस करते हैं तो मार्केट वैल्यूज पे करते हैं। डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू सेम है क्योंकि डिबेंचर्स को सेम वैल्यू में पेमेंट करा जा रहा है। इंटरेस्ट एक्रूड का भी मार्केट वैल्यू सेम है क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड को भी सेम वैल्यू पे पे किया जा रहा है। बट ट्रेड पेएबल्स का यहाँ पे कुछ मार्केट वैल्यू अलग सा दे रखा है। वो अलग सा क्या है, आप देखिए जरा। लिखा था कि ट्रेड पेबल्स के केस के अंदर हर एक 100 रुपीज के लॉट के लिए 16 रुपीज तो कैश के अंदर पे करना है और 10 शेयर्स पार पे इशू करना है। 10 शेयर्स पार पे इशू करना है। तो मैंने अभी एक नोट में निकाला था कि मैंने ट्रेड पेबल्स को कुल मिलाकर कितने शेयर इशू करे थे। ट्रेड पेबल्स को कुल मिलाकर हमने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए थे। ऑलराइट,
और हर एक शेयर मैंने पार पे इशू कराए। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख। बच्चों ट्रेड पेबल्स का टोटल अमाउंट आ गया 1 लाख। 1 लाख तो ओनली एंड ओनली प्योरली शेयर्स के फॉर्म में है, और हमने तो ट्रेड पेबल्स को हर एक 100 रुपीज के बदले 16 रुपीज कैश भी दिया है। तो एक बात तो पक्का है कि ट्रेड पेबल्स को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कराई। ट्रेड पेबल्स का जो रियलिटी के अंदर पेमेंट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 1 लाख। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हमको ये मालूम चल रहा है कि हमने इनको 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पे करा है। ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा वो कैसे निकाला जाएगा? अब देखिए, मेरे पास ट्रेड पेबल्स का जो पेमेंट अमाउंट है वो है 1 लाख। मैं 1 लाख को डिवाइड करूंगा 100 से। 1 लाख को 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है हर एक 100 रुपीज के ट्रेड पेबल्स के बदले 16 रुपीज कैश दिया जाएगा। सो फॉर एवरी रुपीज 100 यू आर पेइंग 16 रुपीज कैश। तो मैंने बच्चों 1 लाख को डिवाइड करा 100 से। ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 लाख को डिवाइड करा है 100 से और मल्टीप्लाई करा है 16 से। मेरे पास अमाउंट आ गया 16,000। ऑलराइट, मेरे पास अमाउंट आ गया 16,000। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि हमने रुपीज 1 लाख के ट्रेड पेबल्स के बदले, हमने रुपीज 1 लाख के ट्रेड पेबल्स के बदले जो अमाउंट पे करा दैट इज रुपीज 1,16,000, 1,16,000 रुपए पे कर दिए। यानी ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है वो है 1,16,000। आउट ऑफ द एंटायर लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स इज 1,16,000 and the amount payable to debenture holders is 1,08,000. The amount payable to debenture holder is 1,08,000. Now try to understand my point. अगर मैं 1,36,000 में ऐड कर दूंगा 1,08,000 एंड मैं ऐड करूंगा 1,16,000 तो मेरे पास टोटल अमाउंट निकल कर आएगा 3,60,000। मैंने 1,36,000 में ऐड करा 1,08,000, मैंने इसमें ऐड करा 1,16,000। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि पीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? पीसी निकालने का फॉर्मूला है बाय द नेट एसेट मेथड, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो जब मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा एसेट माइनस लायबिलिटी का, तो मुझे एसेट माइनस लायबिलिटी का अमाउंट पहले से मालूम है, दैट इज 1,36,000। अब इससे मैंने ये निकाला कि मैंने एक्चुअल में कितने अमाउंट के एसेट टेक ओवर करे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एसेट जो टेक ओवर करे उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 3,60,000 है। अब सोचिए, अगर इस 3,60,000 में से मैं बाकी सभी एसेट्स की वैल्यू माइनस कर दूं। अब बाकी सभी एसेट कौन से हैं? देखिए, गुडविल को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, गुडविल को हमने एलिमिनेट कर दिया। बचे क्या? बच गए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक बैलेंस। तो अगर मैं हमारे इन सभी एसेट्स में से इन सभी एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, यानी कि जो मैंने टोटल एसेट टेक ओवर करे हैं, टोटल एसेट टेकन ओवर की वैल्यू है 3,60,000। अगर मैं इस 3,60,000 में से माइनस कर दूंगा किस चीज का वैल्यू? जिनका मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो मेरे पास किसका वैल्यू आना चाहिए? फिक्स्ड एसेट का वैल्यू आना चाहिए ना, क्योंकि ये जो 3,60,000 है ये क्या है? 3,60,000 है टोटल एसेट्स का वैल्यू जो हमने टेक ओवर करा है। और एसेट का मतलब क्या है? इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी हैं और करंट एसेट्स भी हैं। मुझे यहाँ पे करंट एसेट का मार्केट वैल्यू पहले से अवेलेबल है, तो जो बैलेंस वैल्यू आएगा वो किसके लिए आएगा? फिक्स्ड एसेट के लिए आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में ये वाली बात लिखी हुई थी कि जो पीसी का रिमेनिंग अमाउंट है, जो पीसी का रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें एलोकेट करना है किसको? फिक्स्ड एसेट्स को। ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ना कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पीसी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को एट्रीब्यूट कर दें, इसके लिए ये वाली बात लिखी थी। अब देखिए क्या लिखा है, करंट एसेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। करंट एसेट्स को हमें बुक वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करना है सिवाय इन्वेंट्री के, और इन्वेंट्री में हमें 3,000 की वैल्यू कम कर देनी है। यानी इन्वेंट्री का जो टेक ओवर हुआ दैट इज नॉट एट 40,000, इट इज नॉट एट 50,000, इट इज एट 47,000। जो इन्वेंट्रीज का टेक ओवर है वो 47,000 पे है। तो बच्चों जो मेरे पास यहाँ पे टोटल एसेट का वैल्यू आया था 3,60,000, अगर मैं इसमें से एसेट टेकन ओवर का वैल्यू माइनस कर दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा। करंट एसेट टेकन ओवर का वैल्यू माइनस करने के बाद में मेरे पास निकल कर आएगा कि मैंने फिक्स्ड एसेट्स को कितनी वैल्यू पे टेक ओवर कर दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए भी आपको अब एक नोट क्रिएट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये टेंजिबल एसेट की मुझे निकालनी है वैल्यू। ये जो पूरी कहानी थी, हमने क्यों कहानी को समझा? ताकि हम ये निकाल पाए कि टेंजिबल एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करे जाएंगे। तो मैंने टेंजिबल एसेट के आगे एक स्टार मार्क कर दिया, और ये स्टार का मैं आपको वर्किंग शो करता हूं। मेरे पास पहले से करा हुआ है वर्किंग।
जिससे हमने ये जज करा कि हमने कितनी वैल्यू के एसेट्स को टेक ओवर करा है, स्पेशली टेंजिबल एसेट्स को। ये रहा मेरा स्टार का वर्किंग, ठीक है, ये आप नोट करेंगे। पीसी का अमाउंट है 1,36,000। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया डिबेंचर्स का अमाउंट एंड ट्रेड पेबल्स का अमाउंट, दैट इज 1,16,000। मेरे टोटल एसेट्स हो गए 3,60,000 के। उसमें से मैंने माइनस कर दिया करंट एसेट का वैल्यू विच इज स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। तो मेरे पास में ये अमाउंट निकल कर आया कि मैंने कितनी वैल्यू में फिक्स्ड एसेट्स को टेक ओवर करा है, दैट इज 2,52,000। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस बच्चों इस क्वेश्चन के ये 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, नोट करें जरा। फिक्स्ड एसेट्स का जो टेकन ओवर वैल्यू है दैट इज 2,52,000। फिक्स्ड एसेट्स को टेक ओवर करने का वैल्यू है 2,52,000। कुछ बच्चे इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने लेस में गुडविल को लेस क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि हमने गुडविल को टेक ओवर करा ही नहीं है। क्या लिखा है? गुडविल इज टू बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल का टेक ओवर नहीं करा। अगर गुडविल को टेक ओवर नहीं करा तो भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है कि गुडविल को मैं माइनस भी नहीं कर पाऊंगा इस केस के अंदर। अगर गुडविल को टेक ओवर करा होता तो मैं डेफिनेटली गुडविल को भी माइनस करता और फिर जो रिमेनिंग वैल्यू आता वो टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू निकल कर आता। ऑलराइट, तो ध्यान रखें परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का गुडविल परचेज नहीं करा है। इट हैज नॉट बॉट द गुडविल अमाउंट, so that is why goodwill has not been reduced. All right, तो इस नोट को आप कॉपी कर लें जिससे आपके पास ऑलरेडी एक अमाउंट निकल कर आ जाए, और वो किसका अमाउंट आएगा? द अमाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर पाएंगे विद एन अमाउंट ऑफ ₹2,52,000। डन, टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू आ चुका है, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं टेंजिबल एसेट 2,52,000। 2,52,000। इनटेंजिबल एसेट जो गुडविल ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में है वो तो डेफिनेटली नहीं आ सकती, बट सेकेंड एंट्री में गुडविल एज अ बैलेंसिंग फिगर डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पे अपन एक लाइन छोड़ देते हैं पहले से, जिससे हमें आइडिया रहे कि अगर गुडविल आ जाए तो अपन लिख पाएंगे। इसलिए मैंने एक लाइन ऊपर भी छोड़ दिया रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, जिससे हमें आइडिया रहे कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा तो हम वहाँ पे मेंशन कर पाएंगे कैपिटल रिजर्व को, और अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है हम गुडविल के अंदर मेंशन कर देंगे। सो करंट एसेट में पहला पॉइंट तो आएगा इन्वेंट्रीज का, और इन्वेंट्रीज का टेक ओवर वैल्यू आपको पहले से मालूम है, दैट इज 47,000। नो एक्स्ट्रा नोट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू भी आपको पहले से मालूम है, और इसके लिए भी कोई स्पेशल नोट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। सो ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू देखें जरा कितना है, 60,000। ऑल राइट,
और आप समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक जो अगला करंट असेट लिखना पड़ेगा, दैट हैज़ टू बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुझे इसके लिए भी नोट नहीं बनाना है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे पहले से बैंक अकाउंट मांगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक अकाउंट मांगा गया है, अगर बैंक का अकाउंट मांगा है, इट मीन्स दैट कि आपके पास बैंक बैलेंस तो पहले से अवेलेबल हो जाएगा। तो जब बैंक बैलेंस ही अवेलेबल है, व्हाई टू प्रिपेयर अ नोट सेपरेटली फॉर इट? देखो, मेन सॉल्यूशन में बैंक अकाउंट पूछा गया है। इन द न्यू कंपनीज बुक्स वी हैड टू प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट एंड अ समराइज बैलेंस शीट। और आपको मैंने कहा भी था कि बैंक अकाउंट ड्रॉ करने के लिए स्पेस छोड़ लेना। तो अभी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को ड्रॉ करके इसका अमाउंट निकाल लेंगे। उसके बाद हमें किसी और स्पेशल नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो भी बैंक का बैलेंस सीडी आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ऑलराइट, बट अभी मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट क्या है कि चलिए ठीक है, बैंक बैलेंस तो निकल कर आ जाएगा, पहले हम ये सोचे कि यहाँ पे एंट्री नंबर 2 की वजह से गुडविल आना है या कैपिटल रिजर्व आना है। ऑलराइट, तो एक बार हम चेक करते हैं कि हमने कौन कौन से असेट्स को टेक ओवर करा है, वो आपको यहीं से विजिबल हो जाएगा। हमने कौन कौन से एसेट को टेक ओवर करा और हमने कौन कौन सी लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जो टोटल एसेट्स मैंने टेक ओवर करे हैं उनकी वैल्यू है 3,60,000। देखें जरा, जो टोटल एसेट को मैंने टेक ओवर करा वो है 3,60,000 के, और जो लाइबिलिटीज हमने टेक ओवर करी वो है 1,08,000 एंड 1,16,000। जो लाइबिलिटीज हमने टेक ओवर करी वो है 1,08,000 एंड 1,16,000। अगर मैं असेट की वैल्यू में से लाइबिलिटीज को माइनस करूंगा तो मेरे पास पीसी का अमाउंट आ जाएगा। तो पीसी का अमाउंट है 1,36,000, यानी कि यहाँ पे जो पीसी का अमाउंट है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। तो आप समझिए, ना तो गुडविल आना है ना कैपिटल रिजर्व आना है। अब ये वाली बात मुझे पहले से मालूम थी, बट पहले मैंने आपको ये इंडिकेट नहीं करा, हमने जानबूझकर यहाँ पे स्पेस छोड़ा ताकि आप इस बात को प्रैक्टिकली समझ पाए। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एनपीएम मेथड अप्लाई करके, नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करके यहाँ पे हमने पीसी निकाला, और फिर इसी पीसी को अपन ने एनएएम से किसी और तरह से यूज करा ताकि हम टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू निकाल कर दिखा सकें। तो एक बात समझिए कि जब हमने पीसी ही दोनों मेथड से सेम टू सेम निकाला है और पीसी के अमाउंट की वजह से आप ये अमाउंट निकाल पाए कि टेंजिबल एसेट का वैल्यू कितना आना चाहिए, और क्वेश्चन ने खुद ने ही बोल दिया कि गुडविल का यहाँ पे एलिमिनेशन करना होगा जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो इससे एक बात का इंडिकेशन था कि सेकेंड एंट्री में तो डेफिनेटली गुडविल आएगा नहीं, बिकॉज जो भी गुडविल था वो ऑलरेडी क्या हो चुका, एलिमिनेट हो चुका। ठीक है, और वैसे भी अगर हम देखेंगे आप, तो मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है कि अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व है तो बहुत निकालना ईजी है। 3,60,000 के टोटल असेट्स हमने टेक ओवर करे, उसमें से माइनस कर दिया लाइबिलिटीज का अमाउंट, और लाइबिलिटी का अमाउंट माइनस करने के बाद पीसी आ गया 1,36,000। बड़ी ऑब्वियस बात है, पीसी का अमाउंट वही आना है। तो 1,36,000 पीसी का अमाउंट है, इस वजह से आप देखिए ना तो यहाँ पे गुडविल आएगा और ना ही यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल कब आता है, जब पीसी का वैल्यू नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, और कैपिटल रिजर्व कब आता है, जब पीसी का वैल्यू नेट एसेट्स की वैल्यू से कम हो जाए, तो वहां पे कैपिटल रिजर्व आता है। बट यहाँ पे जो पीसी का अमाउंट है वो एग्जैक्टली नेट एसेट के अमाउंट के बराबर है। ऑलराइट, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देयर इज नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। एंट्री नंबर 2 के हिसाब से ना तो गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है, बट स्टिल एक एंट्री ऐसी है जिसकी वजह से गुडविल की पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। मैं आपको वो शो करता हूं पॉइंट। क्वेश्चन में लिखा था कि हमें एक्सपेंसेस बियर करने हैं, जो न्यू कंपनी है वो एक्सपेंस को बियर करेगा। अब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सर आपने हमको एक्सपेंस के लिए एक पॉइंट सिखाया था कि अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आए तो एक्सपेंस की एंट्री में गुडविल को डेबिट कर देना, बट अगर एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व आए तो फिर आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देना एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 2 में ना तो गुडविल आया ना कैपिटल रिजर्व आया, तो फिर क्या चीज को डेबिट करें? तो वो तो सिंपल सा आंसर है, गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि एंट्री नंबर 2 में तो गुडविल नहीं आया, बट जो एक्सपेंस पेमेंट करने का एंट्री नंबर 7 होता है, जो एक्सपेंस पे करने का एंट्री नंबर 7 है बच्चों, उसकी वजह से यहाँ पे गुडविल अराइज होगा। कितने अमाउंट का, 8,000 का। यानी कि टेंजिबल असेट का तो नोट हमने बनाया, उसके अलावा हमें यहाँ पे इनटेंजिबल असेट भी शो करने पड़ेंगे।
इसीलिए मैंने एक लाइन यहाँ भी ड्रॉप करा था। सो इनटेंजिबल एसेट यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे, और इनटेंजिबल एसेट के लिए भी मुझे सेपरेटली नोट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब मुझे एग्जैक्टली काउंटिंग मालूम चल चुकी है। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस मुझे क्रिएट नहीं करना, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए मैं शो कर दूंगा यहाँ पे नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए शो कर दूंगा नोट नंबर 2। और ध्यान रखें, जो इनटेंजिबल असेट है वहां पे शो करेंगे नोट नंबर 3। ठीक है, इनटेंजिबल असेट के लिए शो करेंगे नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 का जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 8000। यहाँ पे गुडविल आ जाएगा। सो नोट नंबर 1 तो आपको मैंने बनाकर दिखा दिया, बैलेंस शीट का नोट नंबर 1 मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 ये आपको अपने आप से बनाना होगा, और इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। नोट नंबर 2 के अंदर हमें शो करने पड़ेंगे डिबेंचर्स की वैल्यू, दैट इज 1 लाख। एंड नोट नंबर 3 जो है वहां पे आपको शो करना पड़ेगा गुडविल का वैल्यू, और गुडविल का वैल्यू आपको पहले से मालूम है 8000। सो इनटेंजिबल असेट्स। ऑलराइट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास तो भाई बैलेंस शीट टोटल पहले से आ चुका है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 4 लाख। टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड इज 4 लाख। इसका मतलब ये होगा कि भाई एसेट साइड पे भी कितना आना चाहिए, 4 लाख आना चाहिए। और सिर्फ कैश का जो बैलेंस है वो पेंडिंग है, तो कैश का बैलेंस अपन निकाल लेते हैं। और जब कैश का बैलेंस लिखने के बाद अगर यहाँ पे भी 4 लाख आ जाता है, इसका मतलब कि हमारी जो वर्किंग है बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। सो मैंने यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया है, विद द एक्सेप्शन ऑफ राइटिंग द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं आपको इसका अकाउंट शो कर देता हूं। दिस इज माय बैंक अकाउंट, दिस इज द बैंक अकाउंट। और मैंने बैंक के अकाउंट में सभी एंट्रीज को ट्रांसफर कर दिया है। सबसे पहले एंट्री आया टू बिजनेस परचेज 1000। जरा सोचिए एंट्री कैसे आया होगा। रिमेंबर एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सारे एसेट को टेक ओवर करेंगे। तो एंट्री नंबर 2 कैसे बनता है, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, इस तरह का एंट्री बनता है ना, यस और नो। इसलिए बैंक के अकाउंट में स्टार्टिंग में क्या आया, टू बिजनेस परचेज 1000 के अमाउंट से। उसके अलावा हमने एंट्री नंबर 7 में एक्सपेंसेस का पेमेंट करा, तो एक्सपेंस के पेमेंट के लिए एंट्री बनाया गुडविल टू बैंक। तो बैंक में क्या आ गया, बाय गुडविल, कितने अमाउंट से, 8000 से। एंट्री नंबर 5 के अंदर, वैसे फिफ्थ एंट्री किसकी होती है, इंटर कंपनी ओइंग्स की, बट यहाँ पे जो एंट्री नंबर 5 है वो ट्रेड पेबल्स के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि अपन ने उसका पेमेंट करा है। तो ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कैश में कितना हुआ था, 16000 के अमाउंट का, तो मैंने बैंक में लिख दिया बाय ट्रेड पेबल 16000। ऑलराइट, और जो क्वेश्चन का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है उससे मुझे ये मालूम चला कि हमने कुछ इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू करे थे, जिसका नंबर ऑफ शेयर्स मैं आपको पहले से निकाल के दिखा चुका हूँ, 5600। टोटल पैसा कितना रियलाइज हो जाएगा, 56,000 का। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री बन गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 56,000। उससे मेरे पास बैंक बैलेंस फाइनली कितना आया, 33,000 का बैंक बैलेंस आ गया। तो आपको ये वाला अकाउंट भी जो है नोट कर लेना है। नोट डाउन दिस अकाउंट ऑल्सो बैंक अकाउंट। इसके लिए स्पेस अपन ने पहले से ड्रॉप कर रखा था, उसी स्पेस में ड्रॉ कर लें। और फिर इस जो बैंक बैलेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा 33,000 का, इस बैंक बैलेंस को आपको शो करना है अपनी बैलेंस शीट में, और चेक करना है कि जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है वो भी आपका 4 लाख के अमाउंट से मैच हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, करके देखें जरा।
चलिए चेक कर लेते हैं बैंक बैलेंस को अब नोट करके इन द बैलेंस शीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 33,000 एंड चेक करें कि जो आपका बैलेंस शीट है वो टैली होगा या नहीं होगा। 2,52,000 प्लस 8 प्लस 47 प्लस 60,000 प्लस 33,000 एंड अवर बैलेंस इज ₹4 लाख। सो बैलेंस शीट टैली हो गया। ऑलराइट, बस आपको नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट करना है एंड द क्वेश्चन एज वेल एज द एंटायर चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, हमने जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश कर लिया है। आई थिंक अभी भी आपके कुछ 1-2 क्वेश्चन पेंडिंग होंगे शायद शीट के अंदर। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्वेश्चन आपको अपने आप से करने होंगे। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट जो है हमने पूरा समझ लिया, टॉपिक हमने यहाँ पे एंटायरली कवर करा है एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करे हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक को फिनिश करने में बहुत समय लगा, क्योंकि आप देखिए चैप्टर बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए सबसे पहले अपन ने इसको शुरू करा ताकि आप एनर्जाइज हो जाएं सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही कि भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी हम जो पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विच इज दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके अंदर भी हो सकता है हमें इतना ही समय लगे और हमें इतना ही एफर्ट डालना पड़े, बट इसके बाद जो फर्दर कोर्स होगा वहां पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन 2 चैप्टर्स पे अगर आप अच्छा फोकस डाल देंगे तो आपका जो स्कोर है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर सब्जेक्ट आसान होने के बाद भी बहुत बच्चों के कम नंबर आते हैं, क्योंकि वो इन दोनों चैप्टर्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं करते। अगर आप इन दोनों को ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन चैप्टर्स को हमेशा इनिशियल लेवल पे लेता हूँ, जिससे आप इसकी प्रिपरेशन एंड तक अपने एग्जाम तक काफी अच्छे से कर पाए मल्टीपल रिविजन्स करके। ऑलराइट, चैप्टर इज ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करना है। टॉपिक का नाम आपको पहले से मालूम था इनफैक्ट। टिल देन, बाय बाय।